Good evening, everyone. So today we're gonna start from where we had left yesterday. So today we're gonna see it towards civil disobedience. Okay. Now अभी तक जो मूवमेंट चल रहा था वो था हमारा NCM का मूवमेंट चल रहा था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. टिल नाउ एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट व्हाट हैपेंड कि इस मूवमेंट को बंद करना पड़ा और हमें सिविल डिसोबीडियंस तरफ जाना पड़ा, जो कि इससे 10 साल बाद होगा लगभग. ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ था? सो फर्स्ट लेट अस सी टू द paragraph. In February 1922, Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. So ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन वर्ड्स में आ सकता है कि गांधी जी ने कब विड्रॉ किया था एनसीएम को. नाउ व्हाट वाज द इंसिडेंट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस स्टॉपेज और विड्रॉइंग फ्रॉम एनसीएम? सो गांधी जी ने जो दिया था वो था कि अब जो लोग होते जा रहे हैं, मूवमेंट क्या होता जा रहा है, वायलेंट होता जा रहा है. सो एक जो इसके पीछे इंसिडेंट था, दैट हैपेंड ऑन 4th Feb 1922. Okay, at this day what happened, there was a चौरा चोरी इंसिडेंट. ओके, चौरा चोरी इंसिडेंट. ठीक है, एंड रिसेंटली क्या हुआ है, इन 21, रिसेंटली नहीं, 21 में क्या किया गया था, जो हमारे पीएम है, ओके, उन्होंने चौरा चोरी मेमोरियल भी इनॉग्रेट किया था. ठीक है, इसको इनॉग्रेट भी किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने. ना व्हाट इज दिस चोरा चोरी? सो हुआ क्या था कि एनसीएम के देखते हुए लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे थे, हर हर किसी के अपने अपने एजेंडास थे. तो चोरा चोरी, जो कि मॉडर्न डे गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस समय पर यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था यूपी. ठीक है, सो वहां पर क्या होता है, वहां पर पहले लोग किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मीट शॉप्स के अगेंस्ट में. ओके, एंड उसके बाद में वो एक लिकर शॉप के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो इस लिकर शॉप का जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अराउंड 3rd and 4th February, सो पुलिस उन पर उनको खदेड़ने के लिए हवाई फायर करता है. उस हवाई फायर से वो लोग नहीं मानते तो पुलिस उन पर ओपन फायर कर देता है, जिसमें 3 से 4 लोग शहीद हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद जब प्रोटेस्ट फिर भी नहीं थमता है तो उनके जो लीडर होते हैं उनको पकड़ करके कैद में डाल दिया जाता है. अब उनको कैद से छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है, उनको कैद से छुड़ाने के लिए लोग वापस से प्रोटेस्ट करते हैं. एजिटेटेड थे, ठीक है, गुस्से में थे, उग्र थे, और इस उग्रता में वो लोग उस पुलिस स्टेशन को ही जला देते हैं जिसके अंदर 21 से 22 पुलिस वाले थे. नाउ टिल नाउ द एनसीएम वाज गोइंग पीसफुल. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को कोई मौका नहीं मिल रहा था कि वो लोग इन लोगों को खदेड़ सकें. ठीक है, जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते थे. लेकिन अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ, ब्रिटिशर्स आर वेटिंग फॉर सच ए मूवमेंट, एंड उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने इसका यूज करते हुए कि भाई ये तो वायलेंस पे उतर आए हैं, ये मूवमेंट वायलेंस पे आ चुका है, तो आप सबको पकड़ो और जेल में डालो और इसको बंद करो. ओके, नाउ ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा. Okay, now within the Congress, some leaders were now tired of mass struggle and wanted to participate in elections to provide to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. Okay, so आपको जैसे पता होगा GOI 1919 में, जीओए 1919 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, डायरकी. डायरकी मतलब क्या होता है, 2 लेवल पे जब गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. सो अब क्या है, बहुत से लोग जो कांग्रेस के अंदर थे वो लोग दुखी आ चुके थे कि भाई यार कभी ये हो रहा कभी वो हो रहा, तो हमें इससे अच्छा पार्टिसिपेट करने देते प्रोविंशियल यानी स्टेट इलेक्शन पार्टिसिपेट करने देते, और उससे वहीं पर हम लोग क्या करते, हम कोई सीट लेते और हम लोगों की मदद करते. ठीक है, और इसका ये ऐसा होता भी है. ठीक है, दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल. ये चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स में सिलेक्ट होकर, उनकी काउंसिल्स में सिलेक्ट होकर अंदर से उनको क्या करें, अपोज करें. ओके, argue for the reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. C.R. Das, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj within the Congress to argue return of the council politics. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation for full independence. Now, अभी होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी खुद में अंदर से काफी ज्यादा उनमें मतभेद थे, और उन मतभेदों के चलते क्या होता है, सीआर दास और नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ये अपनी एक अलग पार्टी बनाते, स्वराज पार्टी. हालांकि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही एक अलग पार्टी थी, वो उससे अलग नहीं होते. ठीक है, वो उसके
उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो अपना अलग आइडियोलॉजी और स्वराज पार्टी बना लेते हैं। और कुछ जो युवा थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये क्या चाहते थे, और रेडिकल, रेडिकल यानी कि कट्टरवाद, और ऐसे क्या होने चाहिए रेडिकल, जो लोग मेजोरिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे मूवमेंट्स और होने चाहिए, किस चीज के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए। ओके। In such a situation of internal debate and decision, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of the worldwide economic depression. Agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agricultural goods fell and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By the 1930, the countryside was in turmoil. Now, होता क्या है, अभी इन सब को मतलब गरीबी में आटे वाली, आटा गीला वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अभी तक ये सब चल ही रहा था, ठीक है, और अब कुछ ऐसा होगा जिससे कि हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स वो चेंज हो जाएगी। ऐसा एक इंसिडेंट क्या था कि देयर वाज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। सो ईयर 1923 में जर्मनी के अंदर भयंकर डिप्रेशन आता है, ठीक है, और उसके बाद में 1928-29 में जो यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ओके, ये क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। अभी ये दोनों जो थे, ये दोनों मेजर इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर थे और इंटरनेशनल क्या थे, ट्रेड सेंटर्स थे, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं थे लेकिन इनको बोल सकते थे। अब ये कोलैप्स हो जाते हैं, इंटरनेशनल पूरा मार्केट कोलैप्स हो चुका था, तो इंडिया में जो हम एक्सपोर्ट करे थे वो एक्सपोर्ट भी कम हो चुका था, ठीक है। एक्सपोर्ट कम हुआ तो लोग अपना सामान बेचेंगे कहाँ, और सामान नहीं बेचेंगे तो बस पैसे आएंगे कहाँ से, जिसकी वजह से, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो वो अपने हार्वेस्ट का जो उन्होंने लोन लिए हैं मनी लेंडर से या किसी से, वो पे कैसे करेंगे। सो ये सब इश्यूज आने लगे। अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। इस आदमी का नाम याद रखिएगा, जॉन साइमन कौन था, ओके। सो इंडिया में जो सिचुएशंस चल रही थी, इंडिया में जो तनाव चल रहा था, उस सब को स्टडी करने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को में जो काम हुए थे उनको स्टडी करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, ओके। स्टैच्यूरी कमीशन, स्टैच्यूरी यानी उस काम के लिए, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। नाउ set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से आया था, उसमें देखने के लिए बनाया गया था, and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. They were all British. Now आप इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स के लिए कमीशन बनाया, और आप इंडिया में आ रहे हो उनकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए, लेकिन वहां पर एक भी, उस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं है, उस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं है। इस बात से जो इंडियंस थे वो दुखी हो गए कि यार तुम लोग तो मतलब आ गए और हमारा एक भी बंदा नहीं लिया, हमारी क्या प्रॉब्लम्स वो आप लोग कैसे जानेंगे, तो इसलिए हम आपका बॉयकॉट करते हैं, ठीक है। और इसी बॉयकॉट में क्या होता है, इसी बॉयकॉट में लाठी चार्ज के अंदर जो इंस्पेक्टर सॉन्डर्स होते हैं वो लाला लाजपत राय की हत्या कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लाला लाजपत राय लाहौर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसी प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज होता है जिसमें सॉन्डर्स जो इंस्पेक्टर होता है वो किसकी हत्या कर देता है, लाला लाजपत राय की। When the Simon Commission के arrived in India, तो ये ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन इंडिया में कब आया, in 1928. It was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, including Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced on October 1929 a vague offer of dominion status. ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पहली बार इंडिया को कब डोमिनियन स्टेटस के लिए मनाया गया ना। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस की सरकार आपकी है, ठीक है, लेकिन इसको ओवरसी कौन करेंगे, हम करेंगे। जैसे कि आज के टाइम पे अगर डोमिनियंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक डोमिनियन है, कनाडा एक डोमिनियन स्टेटस है, कंट्री है, ठीक है, कॉमनवेल्थ वाले जो मोस्ट मैक्सिमम कंट्रीज है, ओके। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर कौन बैठा है, अभी फिलहाल किंग है, क्वीन की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कैसा कंट्री यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, ओके। सो लॉर्ड इरविन ने बोला कि हम आपको क्या दे देंगे,
एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे। ये किसके लिए बोला था? जब सभी लोगों ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, नाउ फॉर इंडिया फॉर एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये क्या थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थे वो सभी के सभी जितने भी इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से लोग गए थे। जित कांग्रेस के लोगों को बुलाया गया था, मुस्लिम लीग, जितनी पार्टी, सभी पार्टीज को बुलाया गया था। किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, भविष्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, द ओनली मेंबर, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जो ओनली मेंबर था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, दैट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हुए थे। कांग्रेस ने सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था और बाकियों को नहीं किया था। ओके, नाउ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, the radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, became more assertive. Okay, the liberals and the moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost the influence. In December 1929, ये बहुत important है, in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand for पूर्ण स्वराज। यानी कि अभी तक जो हम स्वराज की मांग कर रहे थे, जो कि डोमिनेट स्टेटस के इक्वल है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, पूरा पूरे अधिकार हमारा अंदर होना चाहिए। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री बनना चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब सॉवरेन कंट्री, जिसमें हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद ले सकें, ऐसा कंट्री बनाने के लिए अब डिमांड उठी थी। और यहीं से आपका ना फ्यूचर का एक कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकलेगा। ठीक है, okay, for all full independence on India, it was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence। यानी कि हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो अगर जो आंसर अगर आप बोलते 15 अगस्त 1947, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा वो 26 जनवरी 1930 है, जिस दिन, और एक डिमांड किसमें की पूरी की गई थी? लाहौर सेशन में। ठीक है, लाहौर सेशन 1929 में दिसंबर में हुआ था वो। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? इसके अकॉर्डिंग ये हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था रावी नदी के किनारे पर। ओके, और उसको मार्क किया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इसी वजह से यहाँ पे देखिए 26 जनवरी है ना, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। लेकिन हम इसी की वजह से क्या करते हैं? इस 26 जनवरी की वजह से हम क्या करते हैं? हम इस दिन को 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे भाई 26 जनवरी क्यों ली, तो उसके पीछे ये कहानी है। और पहला स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया? तो वो 26 जनवरी 1930 को बनाया गया। ओके, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, महात्मा गांधी फाउंड इट इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द एंटायर नेशन। अब नमक है, आपने टाटा की भी ऐड सुनी होगी, देश का नमक। ओके, तो अब सॉल्ट क्या? अब हर घर में बुनियादी जो जरूरत है वो किसकी है? सॉल्ट की, नमक की है। अब सपोज कीजिए उसी नमक पे, ये नमक उसमें बनाया जाता था, समुद्र के पानी को सुखा करके, अलग अलग क्यारियां बना करके, उसके पानी को सुखा करके आपका नमक तैयार किया जाता है। इस नमक पे अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। क्या अब आप बना नहीं सकते, ना वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, उस पर टैक्स लगा दिए गए। सो इसी टैक्स को कौन तोड़ते हैं? गांधी जी अपनी डांडी यात्रा शुरू करते हैं। ओके, नाउ what happened in the Dandi Yatra? On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of them were general interest, others specified specific demands for different classes, from industrialist to peasant. The idea was to make demands wide ranging so that all the classes within Indian society could identify with them. Okay, so डांडी यात्रा भी शुरू होती है उनके आश्रम से लेकर डांडी तक, जहां पर क्या होगा? वो नमक का कानून तोड़ते हैं। ठीक है, इसमें 78 लोग जो वॉलंटियर हैं वो शामिल होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, नाउ द मोस्ट स्टेयरिंग ऑफ द ऑल डिमांड वाज टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। मैंने जैसे आपको बताया ना, नमक क्या है? बुनियादी जरूरत है हर घर की। ठीक है, और अगर उसी पे टैक्स लगा दिया जाए तो क्या होगा?
लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसी को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या की थी, सॉल्ट मार्च किया था। और सॉल्ट मार्च के बाद में जैसे गांधी जी को जेल होगी, आपका सीडीएम क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाता है, यानी सिविल डिसोबीडियंस। पहले एनसीएम था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, अब आपको कौन सा नया मूवमेंट आ जाएगा, सीडीएम आ जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा। ओके, salt was nothing consumed by the was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential item of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed most oppressive phase of British rule. Mahatma Gandhi's letter was in his way as an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated that the Congress would launch a civil disobedience campaign. यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सीडीएम की बात हो रही है। एडविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस दांडी यात्रा। सॉल्ट मार्च, दांडी यात्रा एक ही बात है। ओके, अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो आपको तीन मूर्ति के पास में एक वो भी मिल जाएगा, स्टैचू मिल जाएगा जिसमें गांधी जी भी हो रहे हैं, 78 लोग हो रहे हैं। ओके, उनकी मूर्ति मिल जाएगी। बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधीज आश्रम इन साबरमती। अब क्वेश्चन आता है कहां से कहां तक थी, तो ये साबरमती से दांडी तक थी। ओके, द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day. Thousands came to hear Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged to peacefully defy the British. On April 6, he reached Dandi and ceremoniously violated the law manufacturing salt by boiling the sea water. यहाँ पर वो नमक कानून को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और इसी के साथ में क्या शुरू हो जाता है, हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, नाउ as with the British as they had done in 921, but also to break the colonial laws. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured the salt, and demonstrated in front of the government salt factories. As the movement spread, foreign clothes were boycotted, liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes, village officials resigned, and in many places forest people violated forest law, going to the reserved forest to collect वुड एंड ग्रेस कैटल ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने क्या किया था इन ईयर 1872, उन्होंने क्या लॉन्च किए थे, फॉरेस्ट लॉज बनाए थे ना। फॉरेस्ट में कौन रहता है, ट्राइबल लोग रहते थे, ठीक है, आदिवासी लोग, उनका घर ही था फॉरेस्ट, ठीक है। अब उन लोगों के ऊपर इन्होंने क्या टैक्स वो लगा दिया था कि जिस एरिया में, जिस जंगल में आप रहते हो, वो जंगल में आप नहीं रह सकते, वहां की आप लकड़ियां भी नहीं उठा सकते। अगर आपको उठाओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर आप रिश्वत दो तब जाके उठा सकते हैं, या फिर अगर आप पकड़े जाते तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। तो लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग, फिर से सेल्फ मोटिव है, लोगों के अपने अपने मकसद हैं, ठीक है। जिनको ठेकों से प्रॉब्लम थी उन्होंने ठेके बंद कर दिए, और जिनको क्या था, फॉरेस्ट लॉस से प्रॉब्लम थी, उन्होंने जंगलों में क्या करना शुरू कर दिया, अपने फॉरेस्ट वुड कलेक्ट किए और अपने जानवरों को, मवेशियों को चराना शुरू कर दिया। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to violent clashes in many places. When Khan Abdul Ghaffar Khan है ना, इनके एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है कि जब कांग्रेस बंटवारा होता है, बंटवारे के टाइम पे जब नॉर्थ एनडब्ल्यूएफपी का जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला जो रीजन है, वो जो रीजन जब उनके पाकिस्तान पास में चला जाता है, तब ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट देते हैं कि अब गांधी ने हमें किन के आगे फेंक दिया है, भेड़ियों के आगे। विद भेड़िया ही मेंट मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, नाउ तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ओके, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था, तो दैट वाज खान अब्दुल गफ्फार खान। Mahatma Gandhi was arrested in April 1930. Angry crowds demonstrated on the streets of Peshawar, modern day Pakistan में, facing armored cars and police firing. Many were killed. A month later, when Gandhi himself was arrested, industrial worker in Sholapur attacked Sholapur in Maharashtra, attacked police posts, municipal buildings, law courts, and railway station. All structures that symbolized British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression.
Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. In such a situation, Gandhi once again called off the movement and entered into a pact, जिसको बहुत फेमसली एक नाम दिया गया है. ठीक है, इस पैक्ट को एक बहुत फेमस नाम दिया गया है, गांधी इरविन पैक्ट. और इस गांधी इरविन पैक्ट में ही गांधी जी ने एक डिमांड रखी थी, जिस चीज के लिए उनको आज बहुत से लोग जो नहीं जानते वो कोसते भी, लेकिन उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिसमें भगत सिंह का भी नाम आता था, उनको रिलीज कर दिया जाए. लेकिन अंग्रेजों का भगत सिंह को पीछे मारने की वजह उनका पॉलिटिकल प्रिजनर होना नहीं था, उनका एक सोशलिस्ट होना था. और अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर जो थे, वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री थे, और उस समय पे सोशलिज्म बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा था. दूसरा सबसे बड़ा डर उनको ये था कि उस टाइम पे भगत सिंह की जो पॉपुलैरिटी थी वो गांधी से भी बहुत ज्यादा थी. ठीक है, तो जहाँ पे गांधी जी अहिंसक सारे वो आजाद लेना चाह रहे थे, अगर भगत सिंह को छूट मिल गई और भगत सिंह जेल से बाहर हो गए और वो जिंदा रह गए, तो वो अंग्रेज, जहाँ पे हमें और कई साल लगे आज़ादी में, वही आज़ादी हमें बहुत पहले मिल चुकी होती है, और शायद देश के हालात पे कुछ और होते, बिकॉज ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट माइंड पर्सन. भगत सिंह की एक बुक है, वाई आई एम एन अथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों. ठीक है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना वो किताब. ओके. By this Gandhi Irwin Pact, गांधी जी consented to participate in round table conference. तो इंडिया जो कांग्रेस है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है. ओवरऑल 3 होती हैं, तीनों में कौन पार्टिसिपेट करता है? बी आर अम्बेडकर. लेकिन कांग्रेस कौन से में करती है? सेकंड में करती है. हालांकि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे और बाकी जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो सभी में करते हैं. नाउ in London, the government agreed to release the political prisoners. In December 1931, Gandhiji went to the London for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed. Back in India, he discovered that government had begun a new cycle of repression. ठीक है, तो गांधी जी कब वापस भारत आ जाते हैं? 1931 में. ओके. और वो आकर के देखते हैं कि अंग्रेजों ने नया तरीका निकाला भारत के लोगों को दबाने का. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal, and a series of measures were imposed to prevent meetings, demonstration, and boycott. With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. For over an year, the movement continued, but by 1934, it lost its momentum. ठीक है, सो महात्मा गांधी जी पहले इसको बंद कर देते, क्योंकि जो वही वाला काम होता है जो कि एनसीएम में हुआ था, कि लोग उग्र ज्यादा हो जाते हैं और भीड़ को मारा पीटा जाता है. और गांधी जी कभी भी अहिंसा की वजह से वो कभी भी नहीं चाहते थे कि लोगों को मारा पीटा जाए, इसलिए उसको बीच में बंद कर देते हैं. लेकिन जैसे इंडिया वापस आते हैं देखते हैं कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे, उनको बंद कर दिया गया है. किसमें? जेल में, जिसमें 2 नाम दिए गए यहाँ पे, गफ्फार खान का और जवाहरलाल नेहरू का. इसलिए वो क्या करते हैं, वापस इसको लॉन्च करते हैं. लेकिन दोबारा शुरू करने में प्रॉब्लम ये आती है कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता जितना वो पहले था. हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट. अब लोगों ने इसको कैसे देखा था? Let us look at how different the social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their idols? And what did Swaraj meant to them? Now, हमने एनसीएम के टाइम में पढ़ा था, लोगों की अलग अलग सोच थी मूवमेंट में ज्वाइन करने की. ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे भी, कि लोगों ने, उनके लिए स्वराज क्या मायने रखता है, वो उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया. ठीक है, और व्हाट वर देयर आइडल्स. आइडल्स यानी कि वो किस, जैसे एनसीएम में वो आइडल किसको मानते थे? गांधी जी को. तो यहाँ पे भी उनके आइडल कौन थे? In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. यहाँ पे falling prices और depression किसकी बात हो रही है? 1929 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ठीक है, वॉल स्ट्रीट क्रैश होने की वजह से. ठीक है, वॉल स्ट्रीट क्रैश, जो कि वॉल स्ट्रीट क्रैश यानी जैसे मुंबई मुंबई में जो हमारी दलाल स्ट्रीट है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? वॉल स्ट्रीट में. इसका क्रैश होने की वजह से क्या होता है? पूरी दुनिया का मार्केट ठप पड़ जाता है. और इससे सबसे ज्यादा किसको, कौन प्रताड़ित होते हैं? वो किसान, जो कि कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं? जो कि आप बेचने के लिए पैदा करते हैं. कपास हुई, जूट हुई, कॉफी हुआ, टी हुई, ये बेचने के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो उनको हम कॉमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं. रबर हुआ. ओके. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue and demand, and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment.
These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at the time forcing reluctant members to participate in the boycott program. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenue. यानी अभी भी भले ही उनका दुश्मन एक हो, ब्रिटिशर्स हो, लेकिन उनका मोटिव क्या अलग है। ये लोग किसके अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे थे? हाई रेवेन्यू मतलब कि ज्यादा टैक्स। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अंग्रेज क्या लेते, टैक्स लेते थे। अभी ये लोग अगर अपना सामान बेच ही नहीं पाएंगे तो ये लोग टैक्स कहाँ से पे करेंगे? ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में ये क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to pay. ओके लेकिन जब ये मूवमेंट बीच में ही बंद कर दिया जाता है और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती है, तो ये लोग जब दोबारा शुरू होता है वो साथ नहीं देते हैं। ओके, the poor peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land and they have rented from landlord. As the depression continued and cash incomes dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to the landlord be remitted. अब यहाँ पे जो छोटे किसान थे उनकी क्या डिमांड थी? अब छोटे जो किसान थे, जो लैंडलेस लेबर थे, उन्होंने जमीन का हिस्सा अपने जमींदार से किराए पे लिया। अब इसमें जो उगा ये चीज वो लोग बेच नहीं पाए, किसकी वजह से? इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, और अगर ये बेचेंगे नहीं तो ये क्या नहीं चुका पाएंगे? रेंट दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इनकी इतनी सी डिमांड थी कि रेंट जो है वो रेमिट यानी खत्म कर दिया जाए, उनसे ना लिया जाए। They joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists, apprehensive of raising issues that might upset the rich peasant and landlord. The Congress was unwilling to support the no rent campaign in most places, so the relationship between poor peasant and the Congress remained uncertain. लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो काफी जगह, अब कांग्रेस को क्या है, हमने इसमें पहले देखा कि कांग्रेस को पहले सपोर्ट किसका था? अमीरों का, अमीर लैंडलॉर्ड्स का। यहाँ पर किसकी डिमांड हो रही है? गरीबों की। ठीक है, सो अब कांग्रेस को इनके भी सुननी है और इनकी भी सुननी है, तो कुछ चीजें होती है जिनको उनको मैनेज करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो इनकी रेंट वाली डिमांड थी उसको कांग्रेस नजरअंदाज कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर उसको मानती है तो उनसे फिर ये वाले लोग रूठ जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस बनाने की सोचती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ये हम देखेंगे कल के क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।